रिएक्शन ये है, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल में आप ऐड कर दो NaNO2 एंड डाइल्यूट H2SO4। NaNO2 एंड डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दें आप, तो सबसे पहले आपको डीप ब्लू कलर मिलता है। इसका डीप ब्लू कलर आपको मिलता है। नाम है फिनॉल इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट। फिनॉल इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर इसमें वाटर डाल दें, डाइल्यूशन कर दें, तो ये रेड कलर का हो जाता है। ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम है सिंपली फिनॉल इंडोफिनॉल। और इसमें अगर बेस डाल दें NaOH KOH लाइक, तो ये फिर से सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, सोडियम सॉल्ट में। और इसका फिर से डीप ब्लू कलर होता है। तो रिएक्शन का यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल इंडोफिनॉल को कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ये एसिड बेस इंडिकेटर है, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन में एज इंडिकेटर इसका यूज करते हैं। यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो देखें ये फिनॉल इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना। आगे के स्टेप तो सिंपल से हैं। ये सिंपली वाटर डालने पे डिजॉल्व हो गया, या H+ HSO4 माइनस बाहर जाएगा, मीडियम में आ जाएगा। फिर बेस डाला तो एसिडिक साइड पर रिएक्शन हो गई। ये तो आसान है। फिनॉल इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना, ये हमें समझना है। तो लिखो आप मैकेनिज्म इसकी। फिनॉल इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना। तो सबसे पहले ये बताएं, NaNO2 एंड डाइल्यूट H2SO4 कौन सा इंटरमीडिएट देंगे। ये कॉम्बिनेशन वही इंटरमीडिएट देता है जो NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl देता है। NaNO2 और डाइल्यूट HCl हम यूज कर चुके हैं। कहाँ यूज किया आशुतोष बताएगा। बिल्कुल ठीक है। डाई अजोनियम सॉल्ट बना के एल्कोहल बनाने के लिए हमने इसका यूज किया था। एमीन से, प्राइमरी एमीन से एल्कोहल बनाने के लिए यूज किया था। कौन सा इंटरमीडिएट इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा, आर्यन बताएगा। बोलो। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो एरोमेटिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, HNO2 इन्वॉल्व होता है।
पढ़ो जाओ पीछे जाके, पिछला पढ़ के नहीं आते आप लोग। मैंने हमेशा ये कहा कि पिछला पढ़ के प्रैक्टिस किए बगैर आए आप तो कुछ नहीं समझ में आता। इन दोनों की रिएक्शन से NO प्लस रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। नोट्स पलट के देखो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो देखो एमीन से अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन मैकेनिज्म। अल्कोहल प्रिपरेशन में एमीन से अल्कोहल, जल्दी देखो, द्वारा मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं। पिछला आप लोगों को याद नहीं रहता तो आगे पढ़ने का फायदा क्या है। एल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम एमीन, देखें कौन सा इंटरमीडिएट मिला था आपको, कौन सा इंटरमीडिएट मिला था आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है। NO प्लस मिला था कि नहीं मिला था। देख लेना, पूरी मैकेनिज्म वही है, कॉपी करना है। NO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये NO प्लस रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग से। ये आपके पास है फिनॉल, आपको मालूम है कि फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशंस एक्टिवेटेड है और इसमें आपने डाल दिया इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस, तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म भी आप कई बार लिख चुके हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। आपको मालूम है 3 स्टेप होते हैं यहाँ तक लिखने के। ओवरऑल पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं। दूसरा स्टेप होता है ब्रेकिंग ऑफ CC पाई बॉन्ड, और तीसरा स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रीजनरेट एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ये स्टेप आप कई बार अब तक लिख चुके हैं, बार बार वही आते हैं। बेंजीन की रिएक्शन जहाँ भी हो वही आते हैं, रिंग पे रिएक्शन जब भी हो। ये NO प्लस आ गया पैरा पोजीशन पे, इसका टॉटोमर आप बनाएं, टॉटोमर। तो क्या करना, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 7 पे हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देना, 1 से 7 पे। टॉटोमेरिज्म कई तरह की होती है, आपको मालूम है। टॉटोमेरिज्म कई तरह की होती है, 13, 15, 17, 19। बस क्या चाहिए आपको, डबल बॉन्ड कंजुगेट हो, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड। तो कई तरह की टॉटोमेरिज्म हो सकती है। तो ये मैंने बना दिया 17 टॉटोमर। टॉटोमराइजेशन कर दिया, यहां से H फ्री करके 1st से 7th पे ट्रांसफर कर दिया। अब एसिड मीडियम होने की वजह से, एसिड मीडियम होने की वजह से, H2SO4 की वजह से यहाँ से नया इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इस एंड पे पॉजिटिव आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, O प्रोटोनेट होगा, वाटर बाहर जाएगा। कंसेप्चुअली अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो सेम इलेक्ट्रोफाइल दूसरी बार बन गया। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O डायरेक्ट है, N डबल बॉन्ड O यहाँ पे डायरेक्ट है, और यहाँ भी N डबल बॉन्ड O है बट वो इनडायरेक्ट है।
देखें कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बस बीच में क्या आ गया एक्स्ट्रा, बेंजीन रिंग। अदरवाइज ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम है। केमिकली मैं बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। रिएक्शन वाइज अगर बात करें तो दोनों सेम रिएक्शन करने वाले हैं। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और फिनॉल फिर 1 मोल और रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना वो वापस प्रोडक्ट ने नया इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, तो 1 मोल फिनॉल और रिएक्ट कर जाएगा। अब ध्यान दो, ये फिनॉल है और इसके पैरा पोजीशन पे ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल में लिखने वाला हूँ। यहाँ भी आगे 2 स्टेप होंगे, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसको वापस एरोमेटिक बनाएंगे, तो ये आपको मिलेगा। और H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में ये सॉल्ट में कन्वर्टेड रहेगा। बना तो फिनॉल इंडोफिनॉल, बट ये सॉल्ट में बदल जाएगा ड्यू टू H2SO4। O का प्रोटोनेशन हो जाएगा फर्दर, ये तो हो गया कैटायन HSO4 माइनस एनायन, यही है फिनॉल इंडोफिनॉल, और ये होता है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर। तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। एसिड मीडियम में ये सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा। वाटर डाल दें तो ये रेड हो जाएगा, फिर बेस डाल दें तो फिर ब्लू हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन का यूज करेंगे एज ए टेस्ट। नेक्स्ट लिखो, डफ एंड डेकन रिएक्शन, ये एक साथ चलती हैं, एक्चुअल में हमेशा साथ साथ ही आते हैं। जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल में CH2 6N4 डाल दें, एक्वस मीडियम हो, हीट कर दें, या एल्कोहलिक मीडियम हो, हीट कर दें, तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO आता है। इसका नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम है डफ रिएक्शन। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। आपको पूरी मैकेनिज्म तो लिखनी नहीं है इस केस में, बस आपको CH2 6N4 के बारे में पूछा जाता है। तो CH2 6N4 को नाम देते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। दूसरा नाम ज्यादा यूज होता है इसका, इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन।
यूरोट्रोपिन में अक्सर ये पूछा जाता है कि बताएं इसमें कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं ये पूछते हैं। तो ये है यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। ये चेयर फॉर्म बना लो आप। ऑल्टरनेट ऑक्सीजन और CH2 ग्रुप लेके चेयर फॉर्म बनाओ। यहाँ अच्छा ऑक्सीजन नहीं है तो नाइट्रोजन है। एक मिनट, ऑल्टरनेट नाइट्रोजन और CH2 ग्रुप लेना। नाइट्रोजन एंड CH2 ग्रुप ऑल्टरनेट ऐसे बनाओ। और फिर क्या करना, इन नाइट्रोजन के एक्सियल डायरेक्शन में, तीनों नाइट्रोजन के एक्सियल डायरेक्शन में 3 CH2 और लेना। कितने CH2 ग्रुप ले लिए हमने? 6। हमारे पास 6 ही है CH2। चेयर फॉर्म बना के तीनों नाइट्रोजन के एक्सियल डायरेक्शन में CH2। और अब क्या करना, रिंग के बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक और एंड लेके इन तीनों CH2 से कनेक्ट कर दो। ये बन गया CH2 होल 6N4 यूरोट्रोपिन। इसमें बॉन्डिंग बेस्ड प्रॉब्लम आती है। बॉन्डिंग बेस्ड प्रॉब्लम आती है इसमें। आंसर है इसमें कोई भी NN बॉन्ड नहीं है, कोई भी CC बॉन्ड नहीं है और NCN लिंकेजेस कितनी है? NCN कितनी लिंकेजेस हैं? जितने कार्बन होंगे, क्योंकि CC बॉन्ड तो कॉमन है नहीं। कार्बन कितने हैं आपके पास? 6। तो NCN लिंकेजेस है 6। तो यूरोट्रोपिन के बारे में पूछा जाता है। बाकी मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है। सैलिसिल एल्डिहाइड आपको मिलता है। रीमाटाइमन में भी हमने सैलिसिल एल्डिहाइड ही बनाया था। और सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने की एक रिएक्शन और है, इसको कहते हैं गाटरमन रिएक्शन। इसमें आप ऐड कर दो CO प्लस HCl। तो इससे भी सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और तो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है गाटरमन रिएक्शन। तो रीमाटाइमन में भी सैलिसिल एल्डिहाइड बना। अब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मेजर क्यों बना, पैरा क्यों नहीं बना? ऐसा नहीं है कि CHO पैरा पे नहीं जाता, जाएगा। मैं तो मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। CHO के ऑर्थो पे आने का रीजन है CHO ग्रुप और OH के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है।
यहाँ पे पास पास आना फेवरेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे बना, इससे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, ये तो बहुत आसान है मैकेनिज्म इसकी। ये है आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें कोई भी एटम इलेक्ट्रोफिलिक एटम नहीं है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। बट अगर आप एसिड डाल दें इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये प्रोटॉन कार्बन से रिएक्ट करेगा, ये बन गया। और अगला स्टेप ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पे जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आया जिसके 3 बॉन्ड हैं, मतलब वो कार्बन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो CO और HCl कॉम्बिनेशन डायरेक्ट कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आपको देंगे, CHO+। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा और ये फिर ऑर्थो पैरा पे जाएगा। बाकी बेंजीन रिंग पे रिएक्शन सेम है, पहले C पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और फिर प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। तो बाकी के स्टेप सेम है। ये मैंने पहला स्टेप लिख दिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के ये 3 तरीके हैं। रीमर-टाइमर रिएक्शन, दूसरा ये डफ रिएक्शन, तीसरा गाटरमन रिएक्शन। ठीक है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के 3 तरीके। और सैलिसिल एल्डिहाइड में कहीं से भी बनाओ सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड में H2O2 ऐड कर दो एल्कलाइन मीडियम में, और इसके बाद प्रोटोनेशन करो तो सैलिसिल एल्डिहाइड रीअरेंज हो जाते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड रीअरेंज हो जाते हैं और डाइऑल मिलता है। और एक कार्बन का पोटेशियम सॉल्ट, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, या दूसरा नाम है इसका बेंजीन 1,2 डाइऑल। IUPAC नेम है बेंजीन 1,2 डाइऑल। रिसोर्सिनॉल और बेंजीन 1,2 डाइऑल। इस सेकंड स्टेप को, सैलिसिल एल्डिहाइड के रीअरेंजमेंट को हम नाम देते हैं डेकन रिएक्शन। तो सैलिसिल एल्डिहाइड फर्दर रीअरेंज हो जाता है और रिएक्शन है डेकन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड, CHO की जगह OH ग्रुप दिख रहा है, देखें ध्यान दें, बेंजीन 1,2 डाइऑल को तो कहते हैं रिसोर्सिनॉल। अगर 1,3 डाइऑल हो, बेंजीन 1,3 डाइऑल, उसे कहते हैं कैटिकॉल। और 1,4 डाइऑल को कहते हैं क्यूनॉल।
तो 1,2 डाइऑल है रिसोर्सिनॉल, 1,3 डाइऑल है कैटिकॉल और 1,4 डाइऑल क्या है क्यूनॉल। ये तो जस्ट नेम बताए मैंने, अभी यहाँ इनका काम नहीं है। काम किसका है अभी? डेकिन रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं, ये हुई कैसे, और ये मैकेनिज्म ऑलरेडी आप लिख भी चुके हैं। आर्यन को मैं एक और मौका देता हूँ, बताएं आर्यन आपकी H2O2 और KOH कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट देते हैं? फिर से सुन लो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम सुना करो, आप सुनते ही नहीं हो प्रॉब्लम, बोलते ही कुछ और हो। पिछली बार मैंने पूछा कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट देते हैं, आपने आंसर दिया Na2SO4। Na2SO4 तो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये कहाँ रिएक्ट करेगा? प्रॉब्लम ही नहीं सुनते, कुछ भी बोलते रहते हो। एक इंग्लिश में कहावत है, एक वर्ड आता है अक्सर LLTT, जानते हो? किसी का मजाक बनाना हो तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। मैं पूछ रहा हूँ कुछ, बोल रहे हो कुछ। बिल्कुल गलत। फिर से सुन लो प्रॉब्लम। H2O2 एंड KOH कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट देते हैं? नोट्स हैं आप लोगों के पास। एक रिएक्शन देखो जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहां हमने H2O2 और KOH का यूज किया था। रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है HOO-। मैं मैकेनिज्म अब लिखने जा रहा हूं डेकिन रिएक्शन की। HOO- इंटरमीडिएट बनेगा जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, बेस और H2O2। मिला आपको ये? HOO बन जाएगा। ये जो HOO है ये रिएक्ट करेगा सैलिसिल एल्डिहाइड से, और सैलिसिल एल्डिहाइड में जो फिनॉल है वो पहले फिनॉक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। फिनॉल फिनॉक्साइड फॉर्म में क्यों आ जाएगा पहले? फिनॉल फिनॉक्साइड फॉर्म में इसलिए आएगा क्योंकि रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में हो रही है। ये बात मैंने अभी कॉल्व रिएक्शन में भी कही थी आपसे कि जब भी एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होगी, फिनॉल पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में, क्योंकि फिनॉल का OH बॉन्ड एसिडिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन में एसिडिक कैरेक्टर है। ये फैन बंद करो। हाइड्रोजन में एसिडिक कैरेक्टर है फिनॉल की, तो एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में। हमने सीधे फिनॉक्साइड लिख लिया। अब बताओ मुझे, ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट H2O2 और बेस के रिएक्शन से आया, ये कहाँ जाएगा? क्या ये बेंजीन रिंग पे जाएगा? तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे नहीं जाते।
बेंजीन रिंग पे कौन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास तो केवल एक ही चॉइस है, वो है ब्रेकिंग ऑफ हेटेरो पाई बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है? हेटेरो पाई बॉन्ड तोड़ता है। सीसी पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रोफाइल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दूसरी, ये बन जाएगा। बिल्कुल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली मैकेनिज्म है, कॉपी कर रहे हैं उसको। अगर उसकी प्रैक्टिस है तो आप इसको कर लेंगे। अगला स्टेप भी बिल्कुल कॉपी करना है आपको, वो ये कि पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा। पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन वाली एक ऑक्सीजन मिलेगी। 6 इलेक्ट्रॉन वाली एक ऑक्सीजन मिलेगी आपको। और पता है आपको कि जहां भी 6 इलेक्ट्रॉन का कार्बन मिले, 6 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन मिले, 6 इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन मिले, तो क्या करना? रीअरेंजमेंट। तो अब रीअरेंजमेंट होगी। पेरोक्साइड बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। क्यों अपने आप टूट जाता है? लॉन पेयर रिपल्शन के चलते। लॉन पेयर रिपल्शन रिस्पॉन्सिबल है इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए। अब रीअरेंजमेंट होगी तो ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, सॉरी, पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप इस O पे माइग्रेट करता है। पूरा ग्रुप O पे माइग्रेट करेगा। ये है रीअरेंजमेंट स्टेप। क्योंकि आपको क्या मिला? आपको मिला 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन। और देखो बाद में लिखना, ध्यान दो, जैसे ये ग्रुप इस पे माइग्रेट होगा, ये एनायनिक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगी ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। और इस O से किसका बॉन्ड बन गया? पूरे के पूरे फिनॉक्साइड ग्रुप का। ये है रीअरेंजमेंट स्टेप। जैसे आप हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं, मिथाइल ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे फिनॉक्साइड ग्रुप का ट्रांसफर कर दिया। और ये बन गया एस्टर। ध्यान देना, HC डबल बॉन्ड O ग्रुप पूरा ये R, एस्टर बन गया। और आप एस्टर में ऑलरेडी लिख चुके हैं, ग्लिसरॉल में भी, मोनोहाइड्रिक में भी, कि एल्कलाइन मीडियम में एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और ये बॉन्ड टूटता है। एल्कलाइन मीडियम में एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो ये तो बन गया पोटेशियम सॉल्ट, O-, इधर भी K+, इधर भी K+ आएगा। और एक सॉल्ट बनेगा एक कार्बन का, HCOOK। तो H2O2 एल्कलाइन मीडियम में डालें तो रिएक्शन यहाँ पे आके रुकती है। और अगर आप रिसोर्सिनॉल बनाना चाहते हैं तो इसे प्रोटोनेट करना होगा। इसे प्रोटोनेट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है रिसोर्सिनॉल में। तो सैलिसिल एल्डिहाइड रीअरेंज हो जाते हैं और रीअरेंज होके क्या देते हैं? रीअरेंज होके देते हैं ये रिसोर्सिनॉल। तो पहले तो रिएक्शन होगी डफ रिएक्शन या रीमर-टाइमन रिएक्शन, या फिर आपने तीसरी रिएक्शन लिखी कौन सी?
गाटरमैन रिएक्शन, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के तरीके। और फर्दर H2O2 ऐड करने एल्कलाइन मीडियम में तो रीअरेंज हो जाएगा। और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सी है? डेकिन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट वन थैलीन रिएक्शन। अब थैलीन रिएक्शन लिख के स्पेलिंग लिखना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं जो लिखते हैं पर बोलते नहीं, और एक एक के कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, बता सकते हो लेटर टी के कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं अंग्रेजी में? लेटर टी को आप टा भी बोलते हैं, लेटर टी को आप ता भी बोलते हैं, लेटर टी को आप चा भी बोलते हैं। 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसलिए स्पेलिंग लिखने वाले कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते कि क्या लिखें। बोलते कुछ है, होता कुछ है। टा कहाँ लिखते हैं? जैसे टोमेटो। चा कहाँ लिखते हैं? फ्यूचर, स्ट्रक्चर, सो एंड सो। फ्यूचर की स्पेलिंग क्या है? तो वहाँ चा लिखते हैं। अब अंग्रेजों का तो भरोसा नहीं, तो इसलिए इंग्लिश सुन के आप लिख लो उसको, तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए दुनिया में अगर किसी लैंग्वेज का लिखने का कंपटीशन होता हो तो वो है इंग्लिश। आपको मालूम है BBC वर्ल्ड पे बड़ा चैनल है, उस पे इंग्लिश वर्ड बोल के लिखने की कंपटीशन चलता है, कौन बेस्ट है। क्यों चलता है कंपटीशन? क्योंकि उसमें जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं, तो याद करना बड़ा मुश्किल काम। ऐसा कंपटीशन आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ तो मामला फिक्स है, इसका एक ही बोलना है, इसलिए दिक्कत नहीं। मैं कहूँ सुनामी की स्पेलिंग बताओ, अब सुनामी की स्पेलिंग नाम सुन के लिखना बड़ा मुश्किल काम है, जब तक कि कोई आपको बताए ना, तो उसमें भी साइलेंट चलता है, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। थैलीन इसलिए पढ़ते हैं इसको, PS साइलेंट रहता है। थैलीन रिएक्शन को भी हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल, एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। थैलीन रिएक्शन क्या है? फिनॉल में आप ऐड कर दो थैलिक एनहाइड्राइड, इसमें ऐड कर दो आप थैलिक एनहाइड्राइड। तो पहले आपको मिलेगा फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस सॉल्यूशन होगा, तो पहले तो आपको फिनोल्फ्थलीन मिलेगा। और फिर इसमें अगर बेस डाल दें तो सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट मिलता है, और वो पिंक कलर का होता है। ठीक से खड़े हो जाओ आरिफ, तो मैं ये नहीं कहा कि एक से खड़े होकर दूसरी बेंच से बैठ जाओ। पिछला कुछ भी याद नहीं होता, कैसे चले आते हो आप क्लास में, समझ में नहीं आता। पूरे 2 साल गुजर गए कहते कहते कि पिछला प्रैक्टिस करके आओ। अभी जाके नाश्ता भी कर लोगे, खाना भी खाओगे, वहाँ तो बेइज्जती महसूस होती ही नहीं। तो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों में बेशर्मी आ चुकी है। पेट भर खाएंगे पर काम पेंडिंग रहेगा। तो सॉल्ट ये मिलेगा आपको पिंक कलर का। कैसे बना ये सॉल्ट पिंक कलर का, ये देखें आप। पर फिनोल्फ्थलीन आपको पता है एसिड बेस टाइट्रेशन में एज इंडिकेटर यूज करते हैं। फिनोल्फ्थलीन को अगर एसिड मीडियम में डाल दें तो कलरलेस रहता है, और एल्कलाइन मीडियम में कैसा होता है?
पिंक कलर का। तो फिनोल्फथालीन इज एन इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशंस। फिनोल्फथालीन बना कैसे, आप इसको देख लें। यह है थैलीन रिएक्शन, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। आपके पास है फिनॉल, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं समझने के लिए, और इसकी रिएक्शन होगी थैलिक एनहाइड्राइड से। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल के 2 मोल यूज होंगे, फिनॉल के 2 मोल यूज होंगे, और ये कार्बन 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बनेगा। क्या करना है देखो, आप एक बार ध्यान दो, मैं पूरी मैकेनिज्म लिख नहीं रहा हूं, ओरल है। ये CO पाई बॉन्ड टूटेगा इस रिंग की वजह से। ऐसे सोचो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या टूट जाएगा, CO पाई बॉन्ड। अब एक टेट्राहेड्रल कार्बन बनेगा जिस पे 2-2 ऑक्सीजन होंगी, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ये ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप बाहर जाएगा, नहीं ये नहीं, OH जाएगा बाहर, क्योंकि वो फ्री ग्रुप होता है, वाटर फॉर्म में बाहर जाएगा। OH वाटर फॉर्म में बाहर जाएगा, तो ये फिर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दूसरी बार, तो फिर यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा। तो 2 मोल फिनॉल के यूज होंगे, दोनों के पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये कार्बन 2 बार इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, 2 बार इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये है थैलिक एनहाइड्राइड, सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, H2O बाहर जाएगा और मिलेगा आपको फिनोल्फथालीन। ये स्ट्रक्चर है फिनोल्फथालीन का। आपको प्रैक्टिकल करने हैं 12th में, एग्जाम भी देना है, तो वाइवा में ये सब पूछा जाएगा आपसे कि फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर बताओ। तो ये है फिनोल्फथालीन, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फिनॉल के पैरा पोजीशन पे। वाटर में एक H इसके पैरा से आएगा और दूसरा H इसके पैरा से आएगा, और एक ये O। तो 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना, वो वही स्टेप होते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ना फिर वापस एरोमेटिक बनाना। ये फिनोल्फथालीन तो कलरलेस होता है, बट अगर इसमें बेस डाल दें, इसमें बेस डाल दें तो क्या होगा, ध्यान दें, इसमें बेस डालने पे क्या होगा, ये जो बेस है OH आयन फिर इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा। आपको मालूम ही है बेस क्या करता है, फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनॉक्साइड में। इस प्रोटॉन को ले जाएगा, बट यहाँ देखो रिएक्शन आगे तक जाती है। देखो ये प्रोटॉन लेगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करता है, तो ये COO माइनस बनता है। ये सॉल्ट आपको मिलेगा जो पिंक कलर का होगा, ये पिंक कलर का होगा।
NaOH या KOH कोई भी डाल दो, कैटायन से ज़्यादा फर्क, कैटायन से कोई फर्क नहीं पड़ता कलर पे, मेन है बेस होना चाहिए। तो फिनॉल प्रोटॉन का सोर्स हो गया, यहाँ से बेस आया, वाटर बाहर जाएगा, फिर सॉल्ट बन जाएगा। आपको मालूम है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट पिंक कलर का होगा। तो रिएक्शन का यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। जल्दी लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। लैडरन बना से रिएक्शन, इस रिएक्शन को भी यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। ये भी टेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। रिएक्शन क्या है, फिनॉल में आप ऐड करें फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को एक्सेस में ले लें, एसिड मीडियम हो या एल्कलाइन मीडियम हो, दोनों में। दोनों मीडियम में पहले एक पॉलीमर बनता है, लीनियर पॉलीमर, जिसका नाम है नोवोलेक। ये लीनियर पॉलीमर मिलता है आपको। और इसका यूज करते हैं पेंट्स में, मेजर इंग्रेडिएंट है पेंट्स का, यूज्ड इन पेंट्स। मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट्स इज नोवोलेक। आपने देखा होगा शाहरुख खान इसका ऐड करता है मार्केट में, थोड़ा नाम बदल के। क्या नाम बदल के बोलता है, नैरोलेक। नैरोलेक इनकरेक्ट नेम है, करेक्ट नेम क्या है, नोवोलेक। फिर और फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल डाल दें, और फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल डाल दें, आप बढ़ा दें अमाउंट, तो आपको मिलता है बेकेलाइट। बेकेलाइट आपको मिलता है, ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इस रिएक्शन का भी हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। और ये आपके पॉलीमर चैप्टर में दी गई है, फिनॉल के चैप्टर में तो नहीं है, बट पॉलीमर चैप्टर में है। आप देख लें, रिएक्शन अपने आप लिख सकते हैं, एक दो स्टेप लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे मैं पूछूं कि बताएं मुझे कि मेरे पास फिनॉल है और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया एसिड मीडियम में, क्या बनेगा? जस्ट इसका प्रेडिक्शन करो। फिनॉल 1 मोल है, फॉर्मेल्डिहाइड 1 मोल है, क्या बनना चाहिए? बेसिक नॉलेज अप्लाई करो और बताओ क्या मिलना चाहिए। बोलो अर्चित, बना लिया? हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है।
ऑर्थो और पैरा पे बैठ जाओ। ऑर्थो और पैरा पे CH2OH ग्रुप आएगा। ऑर्थो पे आएगा पहले, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रीजन आप जानते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। हो सकता है आपने ना बना पाया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल गुजरती हैं नोटबुक के मात्र दर्शन ही करते रहते हैं। सबसे पहला स्टेप है मैकेनिज्म का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं केवल इलेक्ट्रोफाइल लिखूंगा, कैसे जनरेट हुआ। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे बना, तो हमारे पास एक है फॉर्मेल्डिहाइड और H+ आयन, इतना ही है। तो क्या होगा बताओ जरा, और कोई चांस नहीं। एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर देगा H+ को। और कोई पॉसिबिलिटी हो तो बताओ। और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल बनाने की रिएक्शन है, सब में यही कॉमन स्टेप है। एक लुईस बेस होगा, एक लुईस एसिड होगा, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे वो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे एसाइलेशन हो। सभी में पहला स्टेप इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? एक लुईस बेस होगा, दूसरा लुईस एसिड होगा, सब में कॉमन है। तो ये तो वैसे ही फिंगर रोल करेंगी अगर आपको मैकेनिज्म प्रैक्टिस में है। और फिर पाई बॉन्ड तोड़ देना। जैसे ही आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे आपको 6 कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। आया समझ में सबको? ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल CH2OH+। और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशंस पे आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। बेंजीन रिंग की रिएक्शंस मैकेनिज्म तो लिख लोगे। पाई बॉन्ड तोड़ना रिंग का, फिर वापस एरोमेटिक बनाना, वो तो बार बार वही होते हैं। अब आगे सोचो आप, अगर आपके पास और फिनॉल हो तो क्या करें? अगर आपके पास और फिनॉल है, H+ आयन आखिरी में रीजनरेट हो जाता है, बार बार ये आता रहेगा, क्योंकि CH2OH जाएगा तो यहाँ से प्रोटॉन भी फ्री होगा। तो H+ आयन मीडियम में पड़े हुए। अब आपने फिर फिनॉल डाल दिया, तो आपको पता है फिनॉल फर्दर तभी रिएक्ट कर सकता है जब ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल दे दे। अभी लीबरमैन में भी यही लिखा था हमने। और ये इलेक्ट्रोफाइल देगा क्योंकि OH ग्रुप है, और हमें मालूम है कि OH ग्रुप HX से रिएक्ट करता है, CO बॉन्ड टूटता है। एल्कोहल का CO बॉन्ड तोड़ना हो तो एसिड डाल लो। ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल देगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आप सोचें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या आया होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म में आएगा और इसकी रिएक्शन दूसरे मोल फिनॉल के ऑर्थो पे हो जाएगी। आया समझ में? मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब आप फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में ले लो, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर ऑर्थो पर रिएक्शन, फिर फिनॉल, फिर फर्दर उसके आगे चलता ही रहेगा। और ऐसा करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपको एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा। आपको एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा। ऐसे रिपीट करते चले जाओ, लिख लोगे आगे पूरा।
इस लीनियर पॉलीमर को क्या कहते हैं? नोवोलैक। ये नोवोलैक बनता है। अब अभी बात यहां रुकेगी नहीं। CH2OH पैरा पे भी आएगा अगर फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है, और पैरा पे CH2OH आएगा, वहां से नया इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो फिर क्या होता है, दो नोवोलैक की चेन आपस में रिएक्ट करती हैं, उसको नाम देते हैं क्रॉस लिंकिंग। दो चेन जब आपस में रिएक्ट करें तो फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा, और क्या नाम होगा उसका? बेकेलाइट। देख लो NCERT में पॉलीमर चैप्टर में बेकेलाइट है। लास्ट में पॉलीमर चैप्टर देखें, और पॉलीमर चैप्टर में ये है बेकेलाइट। देखें, ये हेडिंग पड़ी होगी, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है अंडर। कौन से टाइप में है ये? एडिशन में होगा। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कहाँ देखो, कंडेंसेशन हेडिंग पड़ी होगी, या इसमें हेडिंग कौन सी पड़ी है? कंडेंसेशन पॉलीमर 15.2.2। पेज नंबर क्या है ये? 432 पेज नंबर पे मिल गया सबको। पूरी रिएक्शन दे रखी है। देखें, ऊपर तो बना हुआ है नोवोलैक लीनियर पॉलीमर, मिल गया सबको। पहले तो नोवोलैक बना हुआ है, फिर पैरा पे CH2OH आएगा, फिर दो चेन के थ्रू रिएक्शन होगी और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाएगा। कौन सा? बेकेलाइट। ये टोटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। बट कुछ बुक्स में बेकेलाइट का स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, कुछ में सही है। जो बेकेलाइट में दो चेन कनेक्ट की, उसमें क्या हुआ है, जो नीचे वाली चेन है उसके जो CH2 ग्रुप आना चाहिए ऑर्थो पे होना चाहिए। कहाँ पे दिख रहा है आपको? मेटा पे दिख रहा होगा। नीचे वाली चेन देखो, ऊपर वाली चेन के तो ऑर्थो पे है, बट नीचे वाली चेन के कहाँ है? मेटा पे। कुछ बुक्स में करेक्ट है, कुछ में इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्ट कर लो, ऑर्थो पे करो। ठीक है, स्ट्रक्चर गलत है। CH2 ग्रुप कहाँ दिखना चाहिए? ऑर्थो पे। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, कुछ में गलत है, कुछ में ठीक है। आप चेक कर लो आपकी नोट उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो CH2 ग्रुप कहाँ आना चाहिए बाई मैकेनिज्म? ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे नहीं होना चाहिए OH के। क्लियर है आपको? तो ये है रिएक्शन, लैडर मुनासिर रिएक्शन और नोवोलैक और बेकेलाइट बनाना। इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते, हेजिटेज आना है। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने को भी आता है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लो, सीधा लिखेंगे वो कि राइट द रिएक्शन शोइंग फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है बेकेलाइट। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। आपको मैंने एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट दिया था, आई थिंक एल्काइल हैलाइड के क्वेश्चंस दिए थे पिछले हफ्ते। एक हफ्ता पूरा हो गया, अब तो टेस्ट भी पूरा हो गया। लिख लो आप, वेडनेसडे को आपको वो पूरा सॉल्व करके आना है। नोटबुक आप यूज करें, खंगालें, क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। 11th की नोटबुक देखनी पड़े तो देखें, 12th से ऑलमोस्ट तो हो ही जाएंगे। अगर 11th कुछ भी याद नहीं है तो वो भी रेफर कर सकते हैं, बट आपको वो सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, और नहीं आए तो फिर मैं यहीं उल्टा लटकाऊंगा। क्या? क्यों? रीजन है, ब्रेन में ब्लड की कमी होती है।
उसको बढ़ाना पड़ेगा। और तेज ब्लड फ्लो कराना हो तो नीचे आग जलाओ, और तेज कराना हो तो उसमें मिर्च का पाउडर डाल दो आग में, ऊपर आप उल्टे लटके हो तो ब्रेन तो फटाफट भागेगा, ब्लड ही ब्लड आएगा ब्रेन में। एल्फ पर सल्फेट रिएक्शन लिखो। ये है फिनॉल, इसमें ऐड करो आप K2H2O8, पोटेशियम डाइथायोसल्फेट। इसको ऐड करेंगे तो पैरा पोजीशन पे एक और OH ग्रुप आ जाता है, इसका नाम है क्यूनॉल, और बेंजीन 1,4 डाइऑल बनता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, जस्ट K2H2O8 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। पोटेशियम डाइथायोसल्फेट, इसे डाई पोटेशियम क्यों नहीं कहते? तो जिनकी आयनिक वैलेंसी कहें या चार्ज कहें या ऑक्सीडेशन नंबर कहें, फिक्स्ड होता है, सिंगल वैल्यू होती है, उनके साथ कभी भी नंबर नहीं बोला जाता। नंबर किसके साथ बोला जाता है? जिसमें वेरिएबल हो। जो चीज फिक्स्ड है उसका नंबर क्या बताने की जरूरत है? तो देखें कैसे रिएक्शन हुई। ये है K2H2O8, ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। K2H2O8, इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, और हमें ये बात प्रोडक्ट देख के समझ में आती है। प्रोडक्ट देख के समझ में ये आता है हमें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक साइट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आया? OH। प्रोडक्ट देख के साफ समझ में आता है कि ऑक्सीजन क्या बनना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये है K2H2O8, ये लार्ज ग्रुप है, इसलिए ये पैरा पे जाएगा ऑर्थो की जगह। क्या होगा देखें, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, ध्यान दो। आपको पता है कि पेरोक्साइड बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, जस्ट ओपन छोड़ दो, एयर में ही टूट जाता है। पेरोक्साइड बॉन्ड टूटा तो एक O पे नेगेटिव आया, दूसरे O पे क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव आया वो ऑक्सीजन कैसी हो गई? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिंग का पाई बॉन्ड टूटेगा। रिंग का या CC पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। ये तो आप अब तक याद हो जाना चाहिए। तो एक तो ये एनायन अलग जाएगा और ये O इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये बेंजीन रिंग से रिएक्ट कर गया, यही बनेगा।
पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ पेरोक्साइड बॉन्ड से और उसने सीसी पाई बॉन्ड तोड़ दिया। अब सीसी पाई बॉन्ड टूटने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट स्टेप होता है उसी कार्बन से प्रोटॉन को रिमूव करना जिस पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, और प्रोटॉन रिमूव करके वापस एरोमेटिक बना लेना। यहां से प्रोटॉन रिमूव करेंगे और इसको एरोमेटिक बना लेंगे। ये हो जाएगा KHSO4, प्रोटॉन आ गया। कोई दिक्कत हो किसी को बताओ। और अगला स्टेप बिल्कुल ऑब्वियस सा है, ध्यान दें। ये जो सॉल्ट है तो सल्फेट आयन आपको पता ही है आसानी से टूट जाएगा। ये गैस SO3 बनेगी और ये SO बॉन्ड टूटेगा। O माइनस बनेगा, उसको यहां से प्रोटॉन मिल जाएगा। तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। SO3 गैस आपको मिल जाएगी और ये सॉल्ट में आ जाएगा। सारे स्टेबलाइज हो गए। तो प्रोडक्ट मिलता है क्यूनॉल। इसका नाम है एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। क्लियर है इतना? लिस्ट देखो, सारी रिएक्शन हो गई, कोई रह गई? नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। एक और रिएक्शन है, बेंजीन रिंग पे नहीं है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग की रिएक्शन है, बट ये टेस्ट है फिनॉल के लिए। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल और फेरिक क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। वायलेट रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है और इसलिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल, एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में, फिनॉल को इवन एयर में ओपन छोड़ दें, जस्ट एयर में ओपन छोड़ दें तो भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और KMnO4 K2Cr2O7 तो करेंगे ही। रियलिटी में है क्या, ये सब नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स हैं और एयर में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है।
इतना ही है। इसलिए एयर वाला ऑक्सीडेशन तो स्लो चलता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं तो ये फास्ट होंगे। प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। पैरा पोजीशन इनकी ऑक्सीडाइज हो जाती है और प्रोडक्ट बनता है क्यूनॉल, क्यूनोन, क्यूनोन बनता है। तो एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, केमोनोफोर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और K2Cr2 से भी। क्यूनोन मिलता है आपको। तो ये तो बात हुई अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। नाउ राइट डाउन रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल के रिडक्शन से क्या करेंगे? रिडक्शन के लिए एक रिएक्शन आपको यूज करनी है जो आपके सिलेबस में है, 11th में आप पढ़ चुके हैं कि फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें तो क्या होगा। Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता है मेटल्स कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर जिंक डस्ट के साथ बेंजीन को हीट कर दें तो फिनॉल को तो बेंजीन बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये बेंजीन बनाने का मेथड भी है। आ गया समझ में आप सबको? तो इतना आपको फिनॉल में पढ़ना है, इतना आपको फिनॉल में पढ़ना है, इतना आना चाहिए कम से कम। तो ये तो बात हुई अब तक ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की। हमने 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, एक तो एल्कोहल, दूसरा ईथर और तीसरा फिनॉल। एल्कोहल में 3 कैटेगरी पढ़ी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो ये तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अभी तक हमने डील किया, इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की। लिख लो आपको क्या करना है फ्राइडे के लिए, ये फ्राइडे में डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है। एज यूजुअल पूरी एनसीईआरटी करनी है, सारे सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस करने। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर नाम का एक सेपरेट चैप्टर है। थ्योरी भी उसकी पढ़नी है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देना है। थ्योरी में कोई रिएक्शन अगर मिस हो गई है, नहीं पढ़ी है, तो आप पूछ सकते हैं उसको। वैसे तो सारी रिएक्शन आ चुकी हैं, कमी है उसमें, बट फिर भी आपको लगता है कि ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, पूछ सकते हैं आप। एनसीईआरटी करना है, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और MS चौहान, आपको पता ही है, तो हर एक चैप्टर की हमें करना है। इतना आपको फ्राइडे तक कर लेना, बिल्कुल आसान है। अगर आप 2-2 घंटे 2 दिन भी बैठेंगे तो 3 चैप्टर क्या 4 चैप्टर निपट जाएंगे। पर 2 घंटे बैठने की कंडीशन है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक कंडीशन से आइसोलेटेड स्टेट में जाना। अगर आप चाहते हैं कि 2 घंटे में ये सारा खत्म हो जाए तो भी हो जाएगा। आप खा पी के बैठो, पानी पी लो, खा लो, जिससे कि आप 4-5-2 घंटे जिंदा रहें। नहीं तो कई बार क्या होता है, बगल में बोतल हो तो 10-10 मिनट में प्यास लगती है, नहीं पिया तो ऐसे लगा कि पता नहीं मर सकते हैं। तो आप इतना खा पी लें कि 2 घंटे तक जिंदा रहें। दरवाजे का अंदर से ताला लगा दें, चाबी खिड़की से बाहर फेंक दें, जिससे लोगों को लगे कि आप हैं ही नहीं, आप हो और किताबें हों बस। तो 2 घंटे में भी आप ख़त्म कर सकते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो आपके मिनिमम फ्रेंड्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। आप जितना आइसोलेटेड होंगे आपका आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा।
अब आप कहो कि डिस्कशन से तो इम्प्रूवमेंट आता है। मैं आपको बताऊं, ये अंग्रेजों की चाल थी। हमारे लोग जंगल में अकेले में बैठ के ग्रंथ लिख डालते थे और लिखे हम बड़े बड़े ग्रंथ। उनको बेचारों को दिमाग ही नहीं चलता था, तो उन्होंने कहा कि इनको ग्रुप डिस्कशन में डालो। 20 लोग होंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। डिस्कशन की आदत पड़ जाती है तो ओरिजिनल चीज़ नहीं निकलती, किसी दूसरे के दिमाग से कंट्रोल होने लगते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से चीज़ें खराब होती हैं, सुधरती नहीं है। सुधरती तो तभी है जब आप आइसोलेटेड स्टेट में जाएंगे, बिल्कुल फ्री स्टेट में जाके सोचेंगे चीज़ों को, तो अपने आप ठीक होता है सारा। तो आपको मान लीजिए अपने दोस्त से डिस्कशन की आदत है, होती क्या है, ये आदत बहुत बुरी होती है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम, उस वक्त भी दोस्त की याद आती है, कहाँ से डिस्कस होता है तो हम कर लेते हैं। और वहाँ हालत ये होती है कि 2 + 3 5 लिखने में भी डाउट आता है, जब तक कि दोस्त ना कह दे हाँ 5 ही होता है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जान में जान आएगी कि 5 ही होता है। ये डिस्कशन का साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम आउटपुट, तो आपके मिनिमम फ्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े फिलोसोफर कह चुके हैं, विनर्स ऑलवेज स्टैंड अलोन, ऑलवेज। तो अगर आपको कुछ बनना है करियर में तो यू शुड हैव मिनिमम फ्रेंड्स। और जब कुछ बन जाए तो आपके फ्रेंड पीछे पीछे अपने आप बन जाएंगे, लाखों करोड़ों बन जाएंगे। व्हेन यू बिकम सेलिब्रिटी तो लोग आपके अपने घर में फ़ोटो भी लगाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं बल्कि आपके दोस्त फ़ोटो लगाएंगे, तो आप कहोगे मैंने तो दोस्त बनाए ही नहीं, फिर भी बन जाएंगे क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। तो इसलिए इस बात की चिंता ना करो कि मेरे दोस्त कम हो जाएंगे, उल्टा बढ़ेंगे दोस्त। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो दोस्त अगले साल कम होने वाले हैं। आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो वही बात नहीं करेंगे आपसे, वो कहेंगे ये तो नकारा है, ऐसे घूमता फिरता रहता है। उसके पेरेंट्स भी मना करेंगे इससे बात नहीं करना, ये तो आवारा किस्म का बच्चा है। तो ये होता है। इसलिए आप 2 घंटे में ये काम निपटा सकते हैं। फ्राइडे में इतना आपको करके आना है, संडे में तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट होगा, तब तक कुछ पेंडिंग ना बचे। ठीक है, लिखो आप आगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सभी टाइम कितना हो गया? हाँ 8 तो नहीं बज गए अभी, लिख लो, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमें थोड़ा टाइम लगेगा एल्डिहाइड और कीटोन में, इसके बाद लगभग 90% रिएक्शन रिपीट होनी है। कंसेप्ट तो 100% रिपीट होना है, रिएक्शंस 90% रिपीट होने लगेंगी। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में कोई टाइम नहीं लगता और बायोमॉलिक्यूल में भी कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल तो सबका निचोड़ है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ लिया तो सोचिए कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। प्रोटीन्स क्या होती हैं? एमिनो एसिड, 2 फंक्शनल ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम पढ़ेंगे उनको। जैसे ये पढ़ेंगे आप लगेगा कि पूरा बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिया, जस्ट वहाँ पे लिंक करना है हमें। तो आगे कोई टाइम नहीं लगता, एल्डिहाइड कीटोन के बाद बाकी लगभग चीज़ें रिपीट होती हैं। और पिछला आपको आता है तो आप खुद ब खुद लिख लेंगे कि ये तो यही होना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट क्लास में फिर ले लेंगे। इतना ध्यान रखो, वेडनेसडे में हम ये डिस्कस करेंगे और फ्राइडे में, वेडनेसडे में तो असाइनमेंट पूरा और फ्राइडे में, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस वीक का टेस्ट तो आपने लिख लिया, अगले वीक में PCM PCB होगा, ये ध्यान रखो। उसका सिलेबस मैं अभी डालता हूँ, 2 दिन में आ जाएगा।